सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं कल्याणी के चालुक से संबंधित वीडियो लाई हूँ, तो शुरू करते हैं वीडियो। कल्याणी के चालुक्य का वर्णन। कल्याणी के चालुक ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के पश्चिम दक्कन के अधिकांश भाग पे शासन किए थे। यह कन्नड़ राजवंश थे, जिसे कभी कभी कल्याणी चालुक भी कहा जाता था। इनकी राजधानी कल्याणी थी, जो आज कर्नाटक राज्य के बीदर जिले में स्थित है, जिसे बसव कल्याण कहा जाता है। यह बादामी के 6वीं शताब्दी के चालुक राजवंश से सैद्धांतिक संबंध के कारण इस राजवंश को पश्चिमी चालुक कहा जाता है, ताकि इसे बेंगी के चालुक समकालीन पूर्वी चालुक से अलग किया जा सके, जो एक अलग राजवंश थे। इन चालुक का उदय से पहले मान्यखेत के राष्ट्रकूट साम्राज्य ने 2 शताब्दी से अधिक समय तक दक्कन पठार और मध्य भारत के अधिकांश भाग पे शासन किए थे। 973 में मालवा के परमार वंश के शासक द्वारा राष्ट्रकूट साम्राज्य की राजधानी पर सफल आक्रमण के बाद अराजकता देखते हुए बीजापुर क्षेत्र में शासन करने वाले राष्ट्रकूट वंश के सामंत तेलप द्वितीय ने अपनी आधिपत्य को पराजित करके कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। पश्चिमी चालुक का इतिहास की जानकारी पश्चिमी चालुक के राजाओं द्वारा उत्कीर्ण कराए गए असंख्य कन्नड़ भाषा के शिलालेख मिलती है, जिससे उनकी जानकारी मिलती है। इसकी जांच विद्वान कॉल्डन पोलार्क और जॉन हाउबेन ने किए हैं। इनके अनुसार चालुक्य शाही शिलालेख का 90% कन्नड़ में है और पश्चिमी चालुक साहित्य में महत्वपूर्ण समकालीन साहित्य दस्तावेज जैसे रन्ना द्वारा कन्नड़ में रचित गदा युद्ध और बिल्हन द्वारा संस्कृत में रचित विक्रमादेव चरितम के अध्ययन से प्राप्त की जाती है। इस साम्राज्य के राजाओं की वंशावली विवादास्पद है, जबकि अन्य पश्चिमी चालुक शिलालेख साक्ष्य इंगित करते हैं कि वे प्रारंभिक चालुक से असंबंधित एक अलग वंश थे। सबसे पुराना अभिलेख 957 ईस्वी का है, जो तेलप द्वितीय के शासनकाल के हैं। इस अभिलेख से पता चलता है कि स्थानीय चालुक राजा बनवासी प्रांत के छत्तीदेव ने स्थानीय कदम्ब सरदारों के साथ गठबंधन करके विद्रोह किए थे। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी तेलप द्वितीय के लिए मार्ग प्रशस्त किए। तेलप द्वितीय के समय पश्चिमी चालुक राष्ट्रकूट के अधीन थे और तेलप द्वितीय वर्तमान कर्नाटक के बीजापुर जिले के तारदावरी से शासन करते थे। पश्चिम चालुक ने प्रारंभिक चालुक द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले उपाधियों और नामों का प्रयोग किए थे और पश्चिम चालुक राजा 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चालुक वंश के समान वंश से संबंधित थे। तेलप तृतीय ने राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को पराजित करके कल्याणी के चालुक साम्राज्य की स्थापना किए थे। राष्ट्रकूट पर विजय प्राप्त करने के बाद तेलप द्वितीय ने अपनी राजधानी मान्यखेत स्थानांतरित कर दिए और परमार और अन्य आक्रमण प्रतिद्वंदी को अधीन करके इन्होंने नर्मदा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच एक भूमि पर अपना नियंत्रण बढ़ा के पश्चिमी दक्कन में चालुक साम्राज्य को सुदृढ़ किए। हालांकि कुछ शिलालेख से संकेत मिलता है कि मैसूर क्षेत्र में बालगाम्बे 1042 में कल्याणी के चालुक शासक सोमेश्वर प्रथम के शासनकाल तक एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में रहे थे। सोमेश्वर प्रथम 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कल्याणी के चालुक वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी शासक थे। इन्होंने मानखेत से राजधानी हटा के कल्याणी हस्तांतरित किए थे। इन्हें आहाउमल्लल के नाम से भी जाना जाता था। विक्रमादित्य षष्ठ, इनके शासनकाल के दौरान चोलों के साथ इनकी शत्रुता जारी रही, जिनमें दोनों पक्षों के युद्ध
जीते और हारे। इस संघर्ष के दौरान किसी ने भी महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं खोया। 1066 में सोमेश्वर प्रथम के पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ ने चोल साम्राज्य पे आक्रमण किया और राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम तक घुसपैठ की। 1068 में सोमेश्वर प्रथम और चोल सम्राट वीर राजेंद्र चोल के बीच विजयवाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें सोमेश्वर प्रथम और उनके पुत्र विक्रमादित्य षष्ठ की हार हुई। दक्षिण में चोल के साथ कई संघर्ष के बावजूद सोमेश्वर प्रथम ने अपने शासन काल के दौरान कोंकण, गुजरात, मालवा और कलिंग के उत्तरी क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने में सफल रहे। विक्रमादित्य षष्ठ अप्रैल 1068 में सोमेश्वर प्रथम के मृत्यु के बाद उनके पुत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य साम्राज्य के राजा बने। सोमेश्वर द्वितीय को अपने छोटे भाई विक्रमादित्य सप्तम से द्वेष था, जो एक महत्वाकांक्षी योद्धा थे। वे सोमेश्वर द्वितीय के शासनकाल में दक्षिणी दक्कन के गंगवारी के राज्यपाल थे, जिनके परिणाम स्वरूप साम्राज्य पर नियंत्रण के लिए दोनों के बीच गृह युद्ध हुआ, जिसमें विक्रमादित्य चालुक्य सामंत होयसल, सेऊना और हंगल के कदम्बों की से सहायता ली और 1045 में विक्रमादित्य ने सोमेश्वर द्वितीय को पराजित करके पश्चिमी चालुक्य के सम्राट बने। 1068 में पहले राजकुमार रहते हुए विक्रमादित्य सप्तम ने बंगाल पर आक्रमण किया, जिसके तत्कालीन पाल साम्राज्य को कमजोर कर दिए। इन आक्रमण के कारण बंगाल में सेन वंश, बर्मन वंश, कर्नाटक के राजवंश और बिहार के नयनदेव वंश की स्थापना हुई। कुछ समय के बाद ही विक्रमादित्य की अपने छोटे भाई के बीच विवाद छिड़ गया। विक्रमादित्य ने राजा वीर राजेंद्र चोल से सहायता मांगी। वीर राजेंद्र ने अपनी पुत्री का विवाह विक्रमादित्य षष्ठ से किया, उसके साथ गठबंधन स्थापित की। दोनों के बीच साम्राज्यों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े का अंत हुआ। 1075 से 76 के बीच कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासनकाल के दौरान विक्रमादित्य की सेना द्वारा चोल क्षेत्रों में घुसपैठ के साथ युद्ध शुरू हुआ। दोनों सेना कोलार जिले में युद्ध हुए। इसके बाद चोल का जवाबी हमला हुआ, जिससे नांगली प्रकरण के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हुए युद्ध में चालुक्य सेना को चोल सेना ने नांगली के पथरीले रास्ते से लेकर मन्नलूर होते हुए तुंगभद्रा तक पूरी तरह से परास्त कर दिए। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने जल्दबाजी से पीछे हटकर भाग गए। चालुक्य शासकों में सबसे सफल विक्रमादित्य षष्ठ का 50 वर्षीय शासनकाल कर्नाटक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल था और इतिहासकार द्वारा इसे चालुक्य विक्रमा युग के रूप में जाना जाता है। वह न केवल उत्तर और दक्षिण में अपने शक्तिशाली सामंतों को नियंत्रण करने में सफल रहे, चोलों के साथ निरंतर युद्ध में दोनों साम्राज्य को कमजोर कर दिया, जिससे उसके अधीनस्थ राज्यों का विद्रोह करने में अवसर मिला। और 1126 में विक्रमा षष्ठ की मृत्यु के बाद साम्राज्य का आकार लगातार छोटा होता गया, क्योंकि इसकी शक्तिशाली सामंतों ने स्वायत्तता और क्षेत्रीय प्रभुत्व विस्तार किए। 1150 से 1200 के बीच के समय में चालुक्य और उनके सामंतों के बीच भीषण युद्ध हुए। आपस में ये लोग युद्धरत रहे। तेलप तृतीय जगथेकमल्ला द्वितीय समय तक चालुक्य बेंगी पर अपना नियंत्रण खो चुके थे। उनके उत्तराधिकारी तेलप तृतीय 1149 में काकतीय राजा प्रोला से पराजित हुए और तेलप तृतीय को बंदी बना लिया गया। बाद में रिहा कर दिया गया, जिससे पश्चिमी चालुक्य की प्रतिष्ठा में गिरावट आई। चालुक्य शासन में पतन और अनिश्चितता को देखते हुए होयसल और सेऊना ने भी अपना साम्राज्य अतिक्रमण किया। होयसल नरसिम्हा प्रथम ने तेलप तृतीय को पराजित किया और उन्हें मार दिए, लेकिन कलचुरिया पर विजय प्राप्त करने में वह असमर्थ रहे, जो उसी क्षेत्र का नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। 1157 में बिज्जल द्वितीय के नेतृत्व में कल्याणी के कलचुरी ने कल्याणी पर कब्जा कर लिया और अगले 20 वर्षों तक अपना अधिकार में बनाए रखे।
चालुक्य की राजधानी अन्नीगेरी में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर हुए, जो वर्तमान धारवाड़ जिले में स्थित है। सोमेश्वर चतुर्थ। अंतिम चालुक्य वंशज सोमेश्वर चतुर्थ ने कल्याणी पर पुनः कब्जा करके साम्राज्य पे पुनः नियंत्रण प्राप्त करने का अंतिम प्रयास किए। इस संघर्ष में चालुक्य सेनापति नरसिम्हा ने कलचुरी राजा संकमा की हत्या कर दी। इस दौरान होयसल बीरबललाल द्वितीय ने चालुक्य और उनके साम्राज्य पर दावा करने वाले अन्य लोगों के साथ कई संघर्ष किए। सोमेश्वर चतुर्थ और सेउना भिल्लम पंचम को हराकर कृष्णा नदी घाटी में बड़े क्षेत्रों को होयसल साम्राज्य के अधीन कर लिए, लेकिन कलचुरियों के विरुद्ध असफल रहे। जब चालुक्य ने कल्याणी पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लिए, तब भिल्लम पंचम के नेतृत्व में सेउना भी साम्राज्यवादी विस्तार किया और 1183 में चालुक्य सेनापति बर्मा के हाथों सेउना पराजित हुए। उनकी महत्वाकांक्षा अस्थायी रूप से थम गई, लेकिन बाद में 1189 में अपनी प्रतिरोध जारी रखे। सेउना शासक सोमेश्वर चतुर्थ को 1189 में बनवासी में निर्वासित कर दिए, जिससे राजवंश का अंत हो गया। चालुक्य के पतन के बाद 1191 में कृष्णा नदी क्षेत्र पे सेउना और होयसल शासकों के बीच युद्ध जारी रहा, जिससे समय समय पर दोनों एक दूसरे को पराजित किए। आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। थैंक यू।